दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब हम इस देश के भीतर में दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों में जिंदगी और मौत को रेंगते हुए देखते हैं तो दूसरा सवाल शुरू होता है कि इसी दिल्ली के बीचों बीच में राजा जी का बंगला नहीं प्रधानमंत्री का बंगला क्यों तैयार हो रहा है। इसमें राजा जी का बंगला नहीं प्रधानमंत्री का बंगला क्यों तैयार हो रहा है। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। इस वक्त देश जब एक एक सांस के लिए अटका पड़ा है और ऑक्सीजन तक देश में नहीं है, इलाज की व्यवस्था तक नहीं है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली के बीचों बीच कैसे चल सकता है, लेकिन चल रहा है। खासतौर से राजधानी दिल्ली में दौड़ती हुई गाड़ियां, उन गाड़ियों की पिछली सीट पर बैठा हुआ मरीज और मरीज के नाकों में लगी हुई ऑक्सीजन, यही वो परिस्थिति है जो कमोवेश दिल्ली के हर 10 में से 2 से 3 गाड़ियों का नजारा यही है। दिल्ली की सड़कों पर लॉकडाउन की परिस्थितियों में आपको सिर्फ 2 ही तरह के लोग दिखाई देंगे, एक जिनके हाथों में सिलेंडर है, दूसरे जो किसी तरीके से मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने ले जाना चाहते हैं। और जिन दुकानों में आपको भीड़ नजर आएगी वह मेडिकल की दुकान है। दवाई कहीं मिल नहीं पा रही, ऑक्सीजन की व्यवस्था कहीं है नहीं, वैक्सीन की परिस्थितियों से लोग अभी भी 2-2 4 हो रहे हैं। और इन तमाम स्थितियों में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए ट्रक जिन पर ऑक्सीजन लदा है, दौड़ती हुई गाड़ियां जिनकी पिछली सीट पर मरीज बैठा हुआ ऑक्सीजन ले रहा है, और फिर ऑटो पर या फिर स्कूटर पर अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर घूमते हुए लोग। ऐसी परिस्थिति दिल्ली ने कभी देखी नहीं थी, लेकिन यह परिस्थिति सिर्फ अस्पताल तक नहीं थमती है, बल्कि शमशान में भी इसी तरीके की कतार आपको नजर आएगी। तो एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा, यह देश चला कौन रहा है? और अगर जो देश चला रहा है क्या उसके जहन में यह सारी चीजें बिल्कुल नजर नहीं आती है? यकीन जानिए नजर आती है, क्योंकि दिल्ली के भीतर या कहें उसके बीचों बीच एक इमारत भी खड़ी हो रही है। 4000 वृक्षों को गिराया गया, काटा गया, 400 वृक्षों को उखाड़कर किसी दूसरी जगह लगाने का प्लान भी किया गया, लेकिन आज भी वहां काम नहीं रुका है, क्योंकि वह इमारत इस देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की है, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री का घर भी आएगा, देश के उपराष्ट्रपति का घर भी आएगा, उनका भी निवास होगा और पार्लियामेंट भी होगी। 1300 करोड़ इतनी बड़ी रकम के साथ काम वहां तेजी से चल रहा है। निर्धारित हो चला है कि दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री का निवास तैयार हो जाएगा और उनकी सुरक्षा में लगी हुई एसपीजी की भी रिहाइश वहीं पर रहेगी, तो वह भी दिसंबर 2022 तक बन जाएगी। जब आप उस इलाके से गुजरते हैं तो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसकी हवा कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में जाएगी और आपके भीतर फिर यह सवाल उठेगा, इस वक्त देश जब एक एक सांस के लिए अटका पड़ा है और ऑक्सीजन तक देश में नहीं है, इलाज की व्यवस्था तक नहीं है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली के बीचों बीच कैसे चल सकता है? लेकिन चल रहा है। तीसरी परिस्थिति दिल्ली के हवाई अड्डे पर खड़े हुए विमानों को देखकर आप लगा सकते हैं, जहां 25 अप्रैल को पहली बार सिंगापुर से विमान आया था, मेडिकल इक्विपमेंट से लैस था, उसमें अलग अलग तरीके से जो भी मरीज को जरूरत है वो सारी चीजें लदी हुई थी। 40 टन होते होते 400 टन तक ये जा पहुंचा, क्योंकि बीते 7 दिनों के भीतर में 1-2 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा हवाई जहाज दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए। लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर भी सारे जहाज इसीलिए रुके थमे पड़े हैं क्योंकि पता ही नहीं था कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, किन हाथों के जरिए, कस्टम के हाथों से निकालकर कैसे सौंपा जाना है। आप कहेंगे यह रेड टेपिज्म है भारत के भीतर का, तो जिस वक्त समूची दुनिया भारत को मदद करना चाहती है जिंदा रखने के लिए, उस वक्त भी रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है क्या? हमें लगता है एक चौथी परिस्थिति भी इस देश के भीतर में घुमड़ रही है। इस बरस में 1 करोड़ लोगों के रोजगार जा चुके हैं। महीने दर महीने रोजगार कैसे गए? अगर इन सारी परिस्थितियों को मिला दीजिएगा और उसके बाद एक सवाल आपसे कोई पूछे, यह देश चला कौन रहा है, तो आपके सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह उभर जाएगा। लेकिन आइए जरा इसे परत दर परत खोलते हैं। इसको खोलने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के हवाई अड्डे पर खड़े हुए जहाज जिन पे माल लदा हुआ है, लेकिन उसको उतारने की परिस्थिति में कोई नहीं है। 40 देशों से ये माल आए हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर सिस्टम होता है जो कोई भी सरकार बनाती है, वह गायब है। उसकी वजह क्या है ये कोई नहीं जानता है। अंदरूनी तौर पर सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में केंद्र सरकार के हाथों सारी चीजें सौंपने को ना तो अमेरिका तैयार है या ना दुनिया के कई देश तैयार है। वो चाहते हैं सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ इस तरीके से बने कि राज्यों को अपने आप वो सुविधा मिलती चली जाए। इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर रहे केंद्र सरकार का तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री का रहे, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे वह जिसको डिस्ट्रीब्यूशन सौंपे, जो उसने HLL फेयर को सौंपा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ केयर को सौंपा है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में फॉरेन सहयोग जिसमें
ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, जिसमें कंसंट्रेटर्स हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, ये सारी चीजें हवाई अड्डे पर पड़ी हुई है। और इस देश के भीतर में तमाम जगहों पर अस्पतालों में त्राहिमाम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि यही सारी चीजें उन तक पहुंच नहीं पा रही है। हर जगह कैसी कैसी परिस्थितियों के बीच देश झूल रहा है। जब इसे आप देखेंगे तो जानकारी मिली कि अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर नहीं है तो उसकी वजह क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया। उसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर के तौर पर HLL लाइफ केयर रहेगा, जो कि इस देश में सार्वजनिक उपक्रम है, यानी केंद्र सरकार के अधीन वो काम करता है। जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको ऑफिशियल कंसाइनमेंट लेने के पावर दिए गए, जो कि इस देश के विदेश मंत्रालय से उस कंसाइनमेंट को लेगा और उसके बाद वो प्रोसेस शुरू करेगा। अब सवाल है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पास अगर वो कंसाइनमेंट ही नहीं पहुंचेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीजों में कैसे जा पाएगा। तो इसको किसने अटकाया है, पहला सवाल यह आता है। दूसरा सवाल, रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसमें HLL जो है, जिसको कि एक लिहाज से प्राइमरी कस्टम उसी को दे दिया जाए, यानी कस्टम एजेंट के तौर पर HLL लाइफ केयर रहे और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर के तौर पर इस देश की मिनिस्ट्री रहे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री देश भर में तमाम स्वास्थ्य मंत्रालयों से संपर्क साध सकती है, राज्यों से पूछ सकती है, बता सकती है। तो उसने कहा हो सकता है इसके जरिए चीजें इंप्लीमेंट हो जाए, तो इसका इंतजार करना होगा। अब ये चीजें लागू हो रही हैं तो आने वाले 24-48 घंटों में हो सकता है हवाई जहाज से चीजें निकलनी शुरू हो जाए, क्योंकि जो पावर दुनिया भर के भीतर में एक सवाल है मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार की स्थितियों को लेकर, उसकी अक्षमता को लेकर, यह सवाल बार बार इस देश को इसलिए चौंका रहा है क्योंकि किसी भी देश की केंद्रीय सत्ता को ही माना जाता है कि जब भी दुनिया में कहीं से कोई माल आएगा तो उसके जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन दुनिया को भरोसा नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में इस क्राइसिस के दौर में भी पॉलिटिक्स जमकर हो रही। जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जो करीबी सहयोगी हैं, उनको तो मदद पूरी मिल जाएगी, लेकिन जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनको जितना भी अलॉट किया जाएगा उस अलॉटमेंट से कम दिया जाएगा। और इसके लिए पहली स्थिति हाईकोर्ट के जरिए जिन बातों का जिक्र किया गया, हमको लगता है उसको दोहराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने ही जितनी निर्धारित की ऑक्सीजन दी जाएगी उतनी ऑक्सीजन दे पाने की स्थिति में भी वह क्यों नहीं आई, जबकि दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में निर्धारित से ज्यादा उसने दे दिया। यह एक अलग सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब हम इस देश के भीतर में दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों में जिंदगी और मौत को रेंगते हुए देखते हैं, तो दूसरा सवाल शुरू होता है कि इसी दिल्ली के बीचों बीच में राजा जी का बंगला, नहीं प्रधानमंत्री का बंगला क्यों तैयार हो रहा है और उसको लेकर इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है। मजदूर रोज आते हैं, रोज वहां पर काम करते हैं। दिल्ली के ठीक बीचों बीच है, NDMC का इलाका है, ये उसके दायरे में ही आता है। दिल्ली को चलाने के लिए एक तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दूसरी तरफ NDMC है। जितने भी मिनिस्ट्रीज, जितने भी मंत्रालय, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने भी मंत्री, जितने भी VVIP रहते हैं वो NDMC के इलाके में रहते हैं। जितनी बड़ी शानदार इमारतें और महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो NDMC के इलाके में आती है। वहीं पर यह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 1340 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने हैं। उसको लेकर किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए काम। यह एक परिस्थिति अपने तौर पर चल रही है। अब यहां से बात शुरू होती है। अब सवाल यह है कि इस देश के भीतर में कितने ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले केंद्र हैं और इस देश के भीतर में कितने शमशान घाट हैं। हमने जब इस परिस्थिति को देखना शुरू किया तो आपको जानकर हैरत होगी। आप इससे ही समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में 90 मध्यम लघु उद्योग ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिनको वहां के 280 अस्पतालों से, 280 हॉस्पिटल से जोड़ा गया। यह सरकार कह रही है, जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया एक अलग मसला है। यह उनका दावा है कि हमने जोड़ दिया। बहरहाल हमारा सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर में जो 6 जिले प्रभावित हुए हैं सबसे ज्यादा, उसमें कानपुर है, उसमें गोरखपुर है, उसमें इलाहाबाद है, उसमें बनारस है, उसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 और जिले हैं जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी कहा था। इन 6 जिलों के भीतर में जो शमशान घाटों की तादाद है उनकी संख्या लगभग 580 है। 580 शमशान घाट, 900 ऑक्सीजन उत्पादन के केंद्र, और ऑक्सीजन की वजह से लोगों के मरने की तादाद। इन 580 शमशान घाटों के जब आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि जो डाटा आ रहा है मौत का, उससे ज्यादा शव वहां पर जल रहे हैं। यूं भी सरकार को लेकर दुनिया, वर्ल्ड WHO का कहना है कि भारत के भीतर में जो मौतें होती हैं उसमें 20% तो अनआइडेंटिफाई ही रह जाते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति के आंकड़े बताते हैं कि 80% जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो उन कौन थे, क्या थे। जो आंकड़े आ रहे हैं वो 20% के आंकड़े आ रहे हैं। इन स्थितियों में अगर ये देश चल रहा है तो सवाल जहां से बात शुरू हुई थी, आखिर ये देश चला कौन रहा है।
वाकई न्यायपालिका चला रही है, जहां हाई कोर्ट कुछ बोलता है सुप्रीम कोर्ट आकर खड़ी हो जाती है। ये कार्यपालिका चला रही है, जहां पे पहली जरूरत कार्यपालिका में सत्ता पक्ष के मंत्रियों की या सत्ता पक्ष की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पॉलिटिकल वे में अब किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल को देखना है कि कैसे वहां पर अपने अनुकूल परिस्थिति बने, राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थितियों को डेवलप किया जाए या क्या किया जाए, इसको तय करना है। यानी एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे इसलिए बनती चली जा रही है। हम यहां पर एक जिक्र और कर दें, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर भी जिन लोगों ने अपनी आपत्तियां हाईकोर्ट में दर्ज कराई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर इसका मामला भी अपने हिस्से में लेकर लिया था और कहा था कि अब हम ही देखेंगे, हम ही करेंगे, इस मामले को सुलझाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति में अगर यह पूरा देश है और दिल्ली की सड़कों पर मौजूद लगभग 20 से 30 हजार गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ मरीजों को ले जा रही है और सिर्फ सिलेंडर को ले जा रही है, तो आप कल्पना कीजिए इतिहास बन रहा है या इतिहास मिट रहा है। यह भारत है। अगर आत्मा मर गई तो फिर देश बचेगा नहीं, और देश किस दिशा में जा रहा है यह सब कुछ आंखों के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया।